नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लक्ष्य के इस YouTube चैनल पर। और आज हम आधुनिक राजस्थान की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी क्वेश्चन आंसर की RS प्री 2023 के लिए, उसमें एक नया टॉपिक आज हम लेकर आए हैं, वो है आपका प्रजामंडल आंदोलन। साथियों, इससे पहले हम 3 टॉपिक राजस्थान के हम पढ़ चुके हैं और राजस्थान के आधुनिक इतिहास में हमें टोटल टॉपिक पढ़ने हैं 5। आधुनिक राजस्थान में 5 टॉपिक हमें मेनली पढ़ने हैं। एक, राजस्थान पर जो ब्रिटिश संधियां हुई उनके बारे में हमें बात करनी थी, जो हम पढ़ चुके। उसके बाद हमें 1857 की क्रांति के बारे में बात करनी थी, वो हम देख चुके। उसके बाद हमें किसान और जनजाति आंदोलन के बारे में बात करनी थी, वो टॉपिक भी हम देख चुके हैं। उसके बाद आज हम अपने प्रजामंडल आंदोलन की बात करेंगे और देन नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड प्रश्न। और ये जो हमने पूरा कंप्लीट किया है वो हमने क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर कंप्लीट किया है, ठीक है। और लगभग हर टॉपिक में लगभग हमने 20 से 25 क्वेश्चन लिए हैं और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हमने अपने टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उसका नाम है राजस्थान के प्रजामंडल। सबसे पहले तो हम ये समझे कि प्रजामंडल क्या है। तो साथियों, हमारे सामने एक बात आती है कि राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, दूसरा कि शासन में भागीदारी के लिए, और तीसरी बात कि जनता में राजनीतिक अधिकारों को लेकर एक अवेयरनेस जगाने के लिए जो आंदोलन हमने चलाए वही प्रजामंडल आंदोलन थे। और उन आंदोलनों को चलाने के लिए, इन तीनों चीज़ों की डिमांड करने के लिए जो संगठन हमने बनाए वो राजनीतिक संगठन ही आगे चलकर प्रजामंडल बने। सीधा सीधा अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि उस समय ब्रिटिश संधियाँ हुई, 1857 क्रांति हुई, किसान जनजाति आंदोलन हुए, लेकिन उनमें कोई बड़े स्तर पर हमें सक्सेस नहीं मिली। इसलिए अब हम ये चाह रहे थे कि ये जो राजा हैं, ये राजाओं के ठिकानेदार, सामंत, जमींदार मन मर्जी टैक्स जनता पर लगा रहे थे। जब चाह रहे थे अपनी इच्छा का कोई भी कानून जनता के ऊपर लाद देते थे। जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदारी नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जनता परेशान थी, जनता का शोषण किया जा रहा था। इसलिए जनता ने ये डिमांड की कि राजा का जो प्रशासन है उस प्रशासन में हमारी भागीदारी बढ़ाई जाए, हमें भी किसी पद पर नियुक्त किया जाए। उससे क्या होगा कि आप कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी नया टैक्स जनता के ऊपर लगाओगे तो वो एक बार हम उसको देखेंगे, अगर वो सही होगा तो लगाया जाएगा, नहीं होगा सही तो उसको हटा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। भाई, कोई तो जनता के प्रति कोई जिम्मेदार आदमी भी तो आपके प्रशासन में बैठे। इसके लिए हम सबसे पहले कांग्रेस के पास गए और हम सबने देखा कि उस समय भारत जो था, भारत 2 प्रकार का भारत था। उस समय भारत 2 प्रकार का भारत था। एक भारत जिसे ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर अंग्रेजों का सीधा सीधा अधिकार था, और एक भारत जहां पर राजाओं का रियासतों का अधिकार था, ये देसी रियासतें कहा जाता था। तो आप सभी को पता है कि उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, किसके नेतृत्व में? कांग्रेस के नेतृत्व में। वो कौन से भारत में चल रहा था? वो चल रहा था आपके ब्रिटिश भारत में। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो आपके ब्रिटिश भारत में चल रहा था। दूसरी बात, कांग्रेस इस आंदोलन को लीड कर रही थी, और इसका मतलब है, कांग्रेस का मतलब उस समय केवल और केवल महात्मा गांधी थे। जब हमारे राजस्थान के या और रियासतों के और राज्यों के देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे, जब वो गांधी जी से मिलने या कांग्रेस के अधिवेशनों में हिस्सा लेने के लिए गए, अपने उत्तरदायी शासन की मांग के लिए गए, तब गांधी जी ने और कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस का मानना था कि अभी जो हमारी लड़ाई है, अभी हम जो राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ है और वो ब्रिटिश इंडिया में चला हुआ है। लेकिन राजाओं वाली जो समस्याएं हैं, अधिकारों वाली जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं देसी रियासतों की है, और देसी रियासतों में ही तो अपने प्रजामंडल आंदोलन चले थे। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि अभी तो हम अंग्रेजों को पहले भारत से बाहर भगा लें, उसके बाद राजा तो हमारे अपने ही है, कभी भी कान मरोड़ के समझा लेंगे। इसलिए हमारा समर्थन नहीं किया। तब हम में से ही किन नव युवकों ने, उस समय के जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पीछे पड़ने से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस हमारा समर्थन इसलिए नहीं कर रही कि कांग्रेस को आज घमंड है कि वो एक बहुत बड़ा संगठन है, तो ऐसे ही संगठन हम भी तो बना सकते हैं। फिर वो जो संगठन हमने बनाए उन्हीं को प्रजा परिषद
उन्हीं को प्रजा परिषद, लोक परिषद या फिर नाम दिया गया प्रजामंडल। तो ये प्रजामंडल आंदोलन बेसिकली उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए चलाए गए थे। कांग्रेस ने जब समर्थन नहीं किया तो हमारे वालों ने जो संगठन बनाए वही आगे चलकर क्या बने, प्रजामंडल बने। तो आज प्रजामंडल आंदोलन से रिलेटेड हम प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं और कांग्रेस का आज के टॉपिक का पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। भाई कांग्रेस ने पहले तो समर्थन नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस का मानना था, गांधी जी का मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन अभी अंग्रेजों को भगाने के लिए चला जा रहा है, तो पूरा फोकस केवल और केवल अंग्रेजों पर किया जाए, अभी प्रजामंडल की हम बात नहीं करेंगे। तो आखिर ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दिया गया था, यानी कि उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन चलाने की बात की गई थी? तो क्या सूरत अधिवेशन में, क्या लखनऊ अधिवेशन में, क्या हरिपुरा अधिवेशन में, क्या लाहौर अधिवेशन में? तो साथियों एक एक करके हम पहले तो इन ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, आप सभी को पता है, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन, इस समय गरम दल और नरम दल के जो नेता थे वो आपस में भिड़ गए थे। किस बात को लेकर? बंगाल विभाजन वाली बात को लेकर और स्वदेशी आंदोलन वाली बात को लेकर। गरम दल के जो नेता थे वो कहते थे कि इस स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में चलाना चाहिए, जबकि नरम दल वाले जो नेता है वो कह रहे हैं कि नहीं, स्वदेशी आंदोलन को केवल, क्योंकि ये बंगाल की समस्या है, बंगाल विभाजन बंगाल का मामला है, तो बंगाल तक इसको सीमित रखा जाए। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर गरम दल वाले जो नेता थे वो पहले बाल गंगाधर तिलक की मांग कर रहे थे, उसके बाद मांग कर रहे थे कि अगर इनको नहीं बनाया जाए तो लाला लाजपत राय को बना दिया जाए, जबकि रास बिहारी घोष को जो है वो उसका नेता बनाना चाह रहे थे नरम दल वाले। अंततः रास बिहारी घोष के द्वारा सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो सूरत अधिवेशन किसके लिए जाना जाता है? कांग्रेस का प्रथम विभाजन ये हुआ था। फिर ये जो विभाजन 1907 में हुआ था, ये विभाजन खत्म हो गया था लखनऊ में। लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में अधिवेशन हुआ और इसमें दो काम हुए। एक तो ये हुआ कि आपकी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ में मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यहां पर गठबंधन वापस हुआ, यानी कि एक टेक्ट हुआ। और दूसरा, नरम दल के नेता और गरम दल, नरम और गरम दल जो दोनों थे उनको एक रूप यहां पर मिला। तो लखनऊ अधिवेशन लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है और दो विचारधाराओं में पैक्ट हुआ, एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आई और एक नरम दल और गरम दल के जो फूट 1907 में पड़ी थी वो वापस मिल गई। तीसरा ऑप्शन है आपका हरिपुरा अधिवेशन। तो साथियों इस हरिपुरा अधिवेशन की आप सभी को पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। हरिपुरा कहां पर है? हरिपुरा है आपका गुजरात में। और जब हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पूछा कि ये कांग्रेस के पहले जो अधिवेशन होते थे, शुरुआती अधिवेशन, उनमें तो संख्या बहुत सारी होती थी, आजकल ये संख्या कम क्यों है? तो फिर किसी ने जवाब दिया कि अब देशी रियासतों के जो लोग हैं वो नहीं आते हैं, केवल और केवल ब्रिटिश इंडिया वाले लोग आते हैं। तो भाई ऐसा क्यों? तो भाई ऐसा पहले जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनमें लोगों ने मांग उठाई थी कि हमारे लिए भी आंदोलन करो, लेकिन गांधी जी ने और कांग्रेस ने मना कर दिया था। तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा भाई मांग क्या थी देशी रियासतों वालों की? तो भाई इनकी मांग थी उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम करेंगे उत्तरदायी शासन का समर्थन। इसलिए ये हरिपुरा अधिवेशन जो है ये प्रजामंडलों के निर्माण से संबंधित है और प्रजामंडलों के निर्माण की किस कांग्रेस अधिवेशन ने प्रजामंडल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका हरिपुरा अधिवेशन। अगला पोस्टमार्टम हम देख, अच्छा इस प्रश्न का आंसर तो हरिपुरा अधिवेशन है, ठीक है। अगला हम पोस्टमार्टम करते हैं किस बात का कि साहब ये लाहौर अधिवेशन क्या है? तो आप सभी को पता है लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और इसी लाहौर अधिवेशन में पहली बार हमने कहा था कि नहीं, अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें पूरी आजादी चाहिए। पहले हमने तुमसे डोमिनियन स्टेट की मांग की, उसके हमने आपसे होम रूल की मांग की, लेकिन आपने हमारी एक भी नहीं सुनी। अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए और इसी लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि प्रति वर्ष जो है 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, रावी नदी के किनारे पर मनाया गया। और इसी लाहौर अधिवेशन की वजह से पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर गांधी जी ने कहा था कि अगर एक वर्ष के भीतर पूर्ण स्वराज्य भारतीयों को नहीं दिया गया तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन करूंगा। ठीक है साथियों, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं इनका हमने ढंग से पोस्टमार्टम किया। हालांकि ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो सही आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका सही आंसर है हरिपुरा अधिवेशन।
कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है डूंगरपुर प्रजामंडल। बात कर रहे हैं हम डूंगरपुर प्रजामंडल की। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी या कब हुई थी? साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में सबसे पहले जो प्रजामंडल बने 1931 में जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। फिर उसके बाद 1934 के अंदर कौन से बने? मारवाड़ प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल। 1936 में कौन सा बना? बीकानेर प्रजामंडल। उसके बाद 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, ये सारे प्रजामंडल बने। उसके बाद 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। 1942 में आपका कुशलगढ़ प्रजामंडल। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल। 1945 में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाले प्रजामंडल और 1945 में जैसलमेर वाला और 1946 के अंदर लास्ट में आपका जो प्रजामंडल बना था वो था आपका झालावाड़ प्रजामंडल। तो ये तो प्रजामंडल बने थे। सबसे ज्यादा बार आरपीएससी जो प्रश्न पूछती है प्रजामंडलों से वो 2 प्रश्न है। एक तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की हुई थी। तो ये सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं ये वाले। तो आप सभी को पता है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 1941 में हुई थी? नहीं हुई थी। क्या 1944 में हुई थी? बिल्कुल सही बात है। क्या 1938 में? नहीं। क्या 45 में? नहीं। तो आप सभी को पता है कि 1944 में इस डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊं कि डूंगरपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना में किसका अहम योगदान था? तो आंसर आ जाएगा भोगीलाल पांड्या का। और यही वो भोगीलाल पांड्या है जिन्हें कहा जाता है साथियों वागड़ का गांधी। तो प्रश्न आ जाए कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? देन आंसर होगा कि वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। ठीक है, तो फिर अगली बात मैं आपको बताऊं कि 1938 में भी क्या कोई प्रजामंडल बने क्या? तो मैंने बताया कि कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ, इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रजामंडलों का गठन भी 1938 में हुआ। देखिए कौन कौन से बने। एक मेवाड़ वाला बना, मेवाड़ के बाद एक शाहपुरा वाला बना, शाहपुरा के बाद आपका अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये ABCD वाले सारे प्रजामंडल जो है वो कब बने? 1938 में बने। 1945 में कौन कौन से बने? तीन आंसर होगा हमारा आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल बना, प्रतापगढ़ प्रजामंडल बना और जैसलमेर प्रजामंडल बना। तो ये बीजेपी जो है ना, बांसवाड़ा, जैसलमेर और प्रतापगढ़, ये बीजेपी वाले प्रजामंडल बने आपके 1945 में। ठीक है साथियों, तो 1944 में जो प्रजामंडल हमारे बना था ना उसका नाम था डूंगरपुर प्रजामंडल। 1944 डूंगरपुर प्रजामंडल कब बना था भाई? 1944। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1944। आगे अब मैं बात करूं कि जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान में सबसे पहले अगर कोई प्रजामंडल बना था, राजस्थान में सर्वप्रथम जो प्रजामंडल बना था उसका नाम था जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? यह प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, यहाँ जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो क्या हीरालाल शास्त्री थे क्या? नहीं भाई, हीरालाल शास्त्री तो 1940 में जाकर इसके अध्यक्ष बने थे। क्या जमनालाल बजाज थे क्या? नहीं भाई, जमनालाल बजाज तो 1938 में जब इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था पुनर्गठन के बाद, उसके बाद अध्यक्ष बने थे। और क्या कर्पूर चंद पाटनी थे क्या? बिल्कुल, कर्पूर चंद पाटनी ने 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। यही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका कर्पूर चंद पाटनी। और आप सभी को पता है कि 1931 में इस प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो फिर बाद में इस प्रजामंडल को बैन कर दिया गया। बाद में 1936-37 में जमनालाल बजाज के द्वारा इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। और 1936-37 में जमनालाल बजाज ने जब इसका पुनर्गठन किया, जब ये प्रजामंडल दोबारा बना, तब इसका अध्यक्ष किसे बनाया था? तब इसका अध्यक्ष बनाया था चिरंजी लाल मिश्र को। उसके बाद 1938 में इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ और इस पहले अधिवेशन में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने। 1940 में आपको पता है फिर हीरालाल शास्त्री जो है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल की मैं बात कर रहा था। तो जयपुर प्रजामंडल का जो संस्थापक है वो संस्थापक माना जाता है भाई कर्पूर चंद पाटनी को। तो ये जयपुर प्रजामंडल आपका हो गया कंप्लीट। जयपुर प्रजामंडल के बाद मैं आपकी बात करूं कि जयपुर में प्रजामंडल से पहले गांधीवादी विचारधाराओं को प्रचार प्रसार करने के लिए जमनालाल बजाज जो गांधी जी के 5 पुत्र माने जाते हैं, एक बड़े उद्योगपति थे जमनालाल बजाज, काफी पैसे वाले समृद्ध आदमी थे, धनी व्यक्ति थे। तो गांधी जी बहुत दिमागदार आदमी थे। गांधी जी एक तरफ हिंदू को हाथ में रखते थे, दूसरी तरफ मुस्लिम को हाथ में रखते थे। एक हाथ में गांधी जी उद्योगपतियों का हाथ पकड़े रखते थे और एक हाथ में मजदूरों का हाथ पकड़े रखते थे।
तो गांधी जो है समन्वयवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, और गांधी जी के द्वारा जब आंदोलन नहीं चलाया जाता था, जैसे आप सभी को पता है कि गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, तो असहयोग आंदोलन कब चलाया था? 1920 में। उसके बाद आपको पता है कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया 1930 में, और फिर बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 में। तो फिर एक बात देखो आप, ये 1920 में, इसके 10 साल का गैप 1930 में, उसके बाद 12 साल का गैप। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी गांधी जी इस टाइम पीरियड में क्या करते थे। तो इस टाइम पीरियड में गांधी जी करते थे भी रचनात्मक कार्य, और रचनात्मक कार्य कौन कौन से, जैसे हरिजनों का उद्धार करना, दलितों का उद्धार करना, खादी को प्रमोट करना। तो उस समय खादी के प्रचार के लिए जयपुर में भी मूवमेंट चलाया गया। जयपुर में खादी प्रचार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कदम किसके द्वारा उठाए गए? जमनालाल बजाज के द्वारा। और जमनालाल बजाज ने 1927 में खादी के प्रचार के लिए जो संगठन बनाया उसका नाम क्या था? ये प्रश्न यही तो पूछ रहा है। तो क्या खादी संघ इसका नाम था क्या? नहीं था। क्या चरखा संघ इसका नाम था क्या? तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है आपका चरखा संघ। 1927 में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। किस लिए? खादी के प्रचार के लिए। अगला वर्धमान संघ। भाई वर्धमान संघ जो है ना, वर्धमान संघ नाम की कोई चीज नहीं थी, सूती संघ नाम की कोई चीज नहीं थी। हालांकि वर्धमान नाम से एक विद्यालय बनवाया गया था, किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। तो जयपुर क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। और अर्जुन लाल सेठी वो व्यक्ति थे जिनको जब एक न्यायाधीश बनने का ऑफर मिला जयपुर रियासत की तरफ से, तब अर्जुन लाल सेठी वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं अगर इनकी नौकरी करूंगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से भगाएगा कौन? कि अगर मैं ही अंग्रेजों की नौकरी करने लग जाऊंगा तो भारत से कौन भगाएगा इनको? तो ये अर्जुन लाल सेठी थे। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी, और उसमें वर्धमान विद्यालय में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की जाती थी, डिग्री नहीं दी जाती थी। उसमें क्या किया जाता था कि जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों को बनाया जाता था कि बम कैसे फोड़ना है, लठ कैसे मारना है, बंदूक कैसे चलानी है। तो क्रांतिकारी गतिविधियां सिखाई जाती थी। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी की मैं और बात करूं तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 3 किताबें लिखी गई। एक किताब थी, उसका नाम था स्त्री मुक्ति, याद रखना स्त्री मुक्ति। एक का नाम था शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति और महेंद्र विजय। ये 3 किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। और फिर बाद में अजमेर दरगाह में एक टीचर के रूप में ये पढ़ाने लग गए थे। और जब अर्जुन लाल सेठी मरे तो याद रखना हिंदू होने के बावजूद भी अर्जुन लाल सेठी को जलाया नहीं गया था, दफनाया गया था। ऐसी इनकी आखिरी इच्छा थी। कोई बताते हैं कि इनकी पहचान नहीं की गई थी और एक मदरसे में पढ़ाते थे अजमेर में, तो फिर मुस्लिम समझ के इनको जला दिया गया। ठीक बात है। हाँ भाई, तो ये हमने देखा जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड चरखा संघ। अब हम बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? भाई हीरालाल शास्त्री, अच्छा हीरालाल जी शास्त्री, ठीक है, और सर मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? चलो बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। तो मैंने आपको बताया कि 1940 में हीरालाल शास्त्री जी जो थे वो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने, हीरालाल शास्त्री जी। 1942 में गांधी जी के द्वारा 9 अगस्त को एक आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, और नारा दिया जाता है करो या मरो। और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इस आंदोलन को समाप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाया, और आधी रात को भारत के जितने बड़े बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे गांधी जी हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो आंदोलन था एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। कैसा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन? स्वतः स्फूर्त, जनता ने अपने आप इसका नेतृत्व किया था, कोई लीडर इसका नहीं था। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो जयपुर रियासत, चूंकि मैंने बताया कि राजस्थान की सभी रियासतें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के प्रति वफादार थी। 1857 क्रांति में भी हमने देखा और बाद में भी ऐसा ही चलता रहा। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन के समानांतर रियासतों के अंदर भी आंदोलन चले। तो भारत छोड़ो आंदोलन देशी रियासतों में नहीं चले, ऐसी मांग अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों ने राजाओं से संपर्क किया, राजाओं ने अपने अपने अधिकारियों से संपर्क किया, और अपने अपने जो अधिकारी थे उन अधिकारियों ने फिर जनता के जो नेता थे उनसे बात की। जयपुर में उस समय जो अध्यक्ष हुआ करते थे प्रजामंडल के, उनका नाम था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री और जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनका नाम था सर मिर्जा इस्माइल। इन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ,
एक समझौता हुआ और उस समझौते में यह निर्णय लिया गया कि जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो नहीं चलाया जाएगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट का उद्देश्य केवल यही था कि जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। अब प्रश्न हमारा यह है कि हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? तो आंसर होगा भाई जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ 1942। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब की घटना है? ये 1942 की, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त 1942 में चला था। और उस आंदोलन को नहीं चलाना जयपुर रियासत में, ऐसी डिमांड किसकी थी? अंग्रेजों की या सर मिर्जा इस्माइल की। और इस बात को स्वीकार कर लिया था हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री ने पूछा भाई हम आंदोलन नहीं चलाएंगे फिर हमें क्या मिलेगा? तो तुम्हें उत्तरदायी शासन मिल जाएगा। तो प्रजामंडलों की मांग क्या थी? उत्तरदायी शासन। इसलिए हीरालाल शास्त्री ने कहा अगर तुम हमारा उत्तरदायी शासन बना दोगे, उसकी डिमांड थी हमें उत्तरदायी शासन अगर तुम दे दोगे तो हम यह आंदोलन नहीं चलेंगे। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ और इसमें यह डिसीजन लिया गया कि जयपुर रियासत में जो प्रजामंडल है वो क्या नहीं करेगा भाई, ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं चलाएगा। लेकिन प्रजामंडल के सारे सदस्य तो इस बात को एग्री नहीं करेंगे। एग्रीमेंट किसने किया? हीरालाल शास्त्री ने। तो बाकी जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, जो गांधी जी की विचारधारा के लोग थे, जो इस आंदोलन को चलाने के पक्ष में थे, उनके द्वारा फिर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा 1942 में। आगे हम बात करेंगे आजाद मोर्चा के बारे में। तो ये अच्छा, ये प्रश्न आ ही गया ना। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि आजाद मोर्चा का संबंध किस प्रजामंडल से है? मैंने अभी आपको बताया कि 1942 में एक एग्रीमेंट हुआ हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के बीच में, और वो एग्रीमेंट कौन सा था? जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक बात है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में डिसीजन लिया गया था कि जयपुर में कौन सा आंदोलन नहीं चलेगा? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जयपुर में नहीं चलाया जाएगा। इसके बदले आपको उत्तरदायी शासन संभला दिया जाएगा, प्रशासन में आपकी भागीदारी दे दी जाएगी। लेकिन प्रजामंडल के कुछ सदस्य थे, उन सदस्यों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और जयपुर में ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए प्रजामंडल से अलग होकर कुछ सदस्यों ने जो संगठन बनाया था उसका नाम क्या था भाई? आजाद मोर्चा। तो आजाद मोर्चा का संबंध किस प्रजामंडल से है? हमारा प्रश्न ये है। तो आजाद मोर्चा का संबंध भाई जयपुर प्रजामंडल से है, ठीक बात है। अब जयपुर प्रजामंडल से है, इसके सदस्य कौन कौन थे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? चलो भाई, अब बात आ गई कृष्णा दिवस की, तो इसका आंसर हम देखते हैं। क्या जयपुर प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया था? नहीं मनाया था। क्या बीकानेर ने? नहीं मनाया था। किशनगढ़ ने? नहीं मनाया था। तो फिर सीधी सी बात है, किसने मनाया? जोधपुर ने। कृष्णा दिवस किसने के द्वारा मनाया गया था 1936 में? जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा। क्या मसला था कृष्णा का? भाई कृष्णा नाम की जो एक महिला थी, कृष्णा जो थी वो एक विधवा महिला थी, विधवा महिला। और जब यह प्रजामंडल आंदोलन चला, जो आपका ये जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन था, इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि जोधपुर राज परिवार के, जैसलमेर राज परिवार के कुछ लोग थे, उनका नाम इस कृष्णा नामक विधवा महिला के रेप से जुड़ गया। तो राज परिवार, राजा के परिवार के खिलाफ तो जनता पहले ही आंदोलन कर रही है। प्रजामंडल आंदोलन किसके खिलाफ थे? राजाओं के खिलाफ। तो ये एक बड़ा मामला बन गया और इसको बड़ा करने के लिए, इस मामले को उठाने के लिए कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल में मनाया? जोधपुर प्रजामंडल में, ठीक बात है। तो ये कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? जोधपुर प्रजामंडल से। देखो भाई, आपके जोधपुर प्रजामंडल में एक तो है आपका कृष्णा दिवस, एक तो कौन सा दिवस है आपका? कृष्णा दिवस, और एक है आपका शिक्षा दिवस। कौन सा दिवस है? शिक्षा दिवस। अगली बात मैं करूं बीकानेर प्रजामंडल, तो बीकानेर प्रजामंडल से भी रिलेटेड दो दिवस है। एक तो आपका बीकानेर दिवस है जो 6 जुलाई को मनाया गया 1946 में, बीकानेर दिवस।
और एक 17 जुलाई को मनाया गया आपका बीरबल दिवस। बीरबल दिवस, ठीक है। बीकानेर दिवस कब मनाया गया था? अच्छा, ये कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस मनाया गया 1936 में। बीकानेर दिवस मनाया गया 6 जुलाई 1946 को, और बीरबल दिवस मनाया गया आपके 17 जुलाई 1946 को। ठीक बात है। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। वही सारे प्रश्न मैं सारा रिपीट करवा रहा हूं, सारे प्रजामंडल आंदोलन आपको कंटेस्ट करवा दिए जाएंगे। 17 जुलाई 1946 को किस प्रजामंडल ने बीरबल दिवस मनाया? तो अभी अभी आपके सामने आंसर तो आ ही चुका है कि बीरबल दिवस मनाया किसने था? बीकानेर प्रजामंडल। क्यों मनाया तो मैं समझाता हूं आपको। 1942 में एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। और ये जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद था, जो संगठन था, ये बनाया किसने था? देन आंसर आता है हमारे सामने, एक व्यक्ति जिसका नाम है रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल, इनके द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद एक संगठन तैयार किया गया था। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जो थी, इस बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का सम्मेलन था 1946 में। जगह थी रायसिंह नगर, गंगानगर। रायसिंह नगर, और रायसिंह नगर कहां पर है भाई? गंगानगर में। हो सकता है बनू पॉइंट में चला गया हो, ये गंगानगर, ठीक है। यहां पर इस बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के लोगों ने एक शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन किया, और उस जुलूस पर पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, और उस गोलीबारी के अंदर एक व्यक्ति मारा गया जिसका नाम था बीरबल सिंह। बीरबल सिंह। तो ये बीरबल सिंह कहां मारे गए थे? बीरबल सिंह मारे गए थे आपके बीकानेर प्रजामंडल के दौरान, और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के ये सदस्य हुआ करते थे। हाथ में तिरंगा झंडा लिए ये शहीद हुए, इसलिए इसको तिरंगे की खातिर भी शब्द इनके लिए यूज किया जाता है। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 9 कि 16 नवंबर 1930 को कहां पर पहली बार जवाहर दिवस मनाया गया था? बताओ आप। प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न है। मैंने बताया कि एक तो आपका कृष्णा दिवस, सारे दिवस आ जाएंगे ये, कृष्णा दिवस, और एक आपका शिक्षा दिवस। तो कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस तो मनाए गए थे आपके जोधपुर प्रजामंडल में, और कब मनाए गए? 1936 में। फिर 2 दिवस हमने अभी देखे, एक दिवस का नाम था बीरबल दिवस, और एक मैंने आपको बताया बीकानेर दिवस। ये दोनों कहां मनाए गए? ये दोनों मनाए गए आपके बीकानेर में। और कब मनाए गए? 1946 में। बीकानेर दिवस 6 जुलाई को, बीरबल दिवस 17 जुलाई को। और फिर बीरबल दिवस क्यों मनाया गया ये भी हमने बात की। इधर जवाहर दिवस कब मनाया गया? तो जवाहर दिवस मनाया गया भाई 16 नवंबर 1930 को। किसके लिए? जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर। हालांकि 14 नवंबर को होता है जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, लेकिन बाद में मनाया हमने। किस रियासत में? जैसलमेर रियासत। तो ये हमारा सीधा सीधा प्रश्न निकल कर आ गया। तो जोधपुर में कृष्णा दिवस, शिक्षा दिवस, जैसलमेर में जवाहर दिवस, बीकानेर में बीरबल दिवस और बीकानेर दिवस। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने है, बाबा हरिश्चंद्र। अभी मैंने बात बताई थी आपको, अभी मैंने बात बताई थी कि 1942 में हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में जयपुर प्रजामंडल के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, और जेंटलमैन एग्रीमेंट में डिसीजन लिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाएंगे, उसके बदले क्या दे दिया जाएगा? उत्तरदायी शासन दे दिया जाएगा। इस बात से नाराज थे कुछ लोग, कुछ क्रांतिकारी, और उन क्रांतिकारियों के द्वारा एक आजाद मोर्चा नामक संगठन बनाया जाता है। उस आजाद मोर्चा नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र। तो बाबा हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित आजाद मोर्चा के सदस्य कौन थे? कौन कौन इसके सदस्य थे? हालांकि ये प्रश्न आ चुका है पीएसआई में, और संभावना है कि आरपीएससी इसको रिपीट करेगी। आरपीएससी ने प्रश्न एक बार पीएसआई वाले एग्जाम में पूछा हुआ है 2018-19 में, जो इससे पहले वाला जो पीएसआई हुआ था उसमें। बाबा हरिश्चंद्र का नाम याद रखना, और जेंटलमैन एग्रीमेंट, और जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा का गठन किस प्रजामंडल के दौरान हुआ था? तो मैंने बताया आपको, जयपुर प्रजामंडल। तो क्या इसके सदस्य कौन कौन थे? देखिए आंसर बताओ। क्या गुलाब चंद कासलीवाल थे क्या? बिल्कुल थे। क्या हंस डी राय थे क्या? बिल्कुल थे। क्या आपके रामकरण जोशी थे क्या? बिल्कुल थे। एक व्यक्ति का नाम और आता है, नाम उनका देवी शंकर तिवाड़ी, जो बाद में जयपुर की उत्तरदायी सरकार में भी
मंत्री के पद पर बने थे देवी शंकर तिवारी। तो गुलाबचंद कासलीवाल थे, हंस डी राय थे, रामकरण जोशी थे, देवी शंकर तिवारी थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर है आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। तो प्रश्न नंबर 10 भी हमने देखा। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है आपका कि मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस अच्छा कब लागू किया गया था। सबसे पहले तो हमें समझ में आ रहा है कि ये मारवाड़ है, तो मारवाड़ प्रजामंडल की बात है, यानी कि जोधपुर प्रजामंडल की ये बात है। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा अपन मारवाड़ बैकग्राउंड में जाते हैं भाई। 1920 में एक संगठन बना हुआ था वहां पर, जिसका नाम था मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ। उसके बाद जब मारवाड़ सेवा संघ का महत्व कम हो गया, तब एक संगठन बनाया 1923 में जमनालाल बजाज के जय नारायण व्यास के द्वारा, जिसका नाम था मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा। जब मारवाड़ हितकारिणी सभा भी सक्सेस नहीं हुई, तब एक और संगठन बनाया गया 1931 में। नाम था उसका मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग। और इन सभी संगठनों को मिलाकर 1934 में जय नारायण व्यास के द्वारा बनाया गया आपका मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। जब प्रजामंडल बना दिया तो राजा, वहां के जो राजा थे, किसी भी रियासत का राजा अगर एक आध को छोड़ दे, जैसे झालावाड़ वाले राजा को छोड़ दे, तो किसी भी रियासत का राजा नहीं चाहता था कि जनता अपने अधिकारों के लिए हमसे लड़े और इन प्रजामंडलों की स्थापना हुई। यही तो कारण था कि राजस्थान के 4 प्रजामंडल, जैसे बीकानेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडलों को राजस्थान से बाहर बनाना पड़ा। तो राजा नहीं चाहते थे कि इन प्रजामंडलों का गठन होगा, क्योंकि प्रजामंडलों का गठन होगा तो जनता मांग करेगी तो लोकतंत्र स्थापित होगा, और लोकतंत्र स्थापित होगा तो राजाओं की जो विशेषाधिकार है राजाओं की वो खत्म हो जाएंगे। तो 1934 में जैसे ही इधर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, वहां के जो सरकार थी उसने एक इस मारवाड़ के प्रजामंडल को कुचलने के लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। क्या था ये? एक तरीके का ये नियंत्रणकारी कानून था। जैसे आज की कंडीशन में अपन बताते हैं कि धारा 144 लागू हो जाए तो 5 आदमी एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते, बिल्कुल वैसे ही कि अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई, आंदोलन करने की आजादी छीन ली गई, तो बनाए फिरो प्रजामंडल आपने 1934 में बनाया, 1934 में पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस लगा दिया कि अब ये जो है वो कोई आंदोलन नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, तो फिर मारवाड़ प्रजामंडल का करोगे क्या? इसलिए फिर मारवाड़ प्रजामंडल का महत्व खत्म हो गया और 1938 में एक संगठन और बनाया गया जिसका नाम था मारवाड़ लोक परिषद। ठीक है, तो ये कब बनाया गया? तो 1934 में। कैसे याद रखना है भाई? 1934 में ही तो मारवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था, और इसी साल इस प्रजामंडल का महत्व कम करने के लिए मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस वहां की सरकार के द्वारा लाया गया, और ये आपका 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। प्रश्न नंबर 12। अच्छा, प्रजामंडल और उनकी स्थापना वर्ष को क्या करना है? सुमेलित। अच्छा, सुमेलित तो पहले से है, तो प्रजामंडल और उनकी स्थापना वर्ष का असुमेलित युग्म देखना है, यानी कि कौन सा युग्म ऐसा है, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो क्या है भाई, जो गलत है, गलत को छांटना है। देखो पहला है, देखे अपने जयपुर प्रजामंडल। तो मैंने बताया कि जयपुर प्रजामंडल 1931 में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा स्थापित किया गया, बिल्कुल सही था। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मग्गाराम वैद्य के द्वारा कलकत्ता के रत्नीबाई ट्रस्ट में, ये बात भी बिल्कुल सही है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पंडे के द्वारा, जिसे राजस्थान वागड़ का गांधी कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो फिर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना क्या 1942 में हुई थी क्या? नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी, अभी मैंने आपको बताया 1938 में, और मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित बातें अगले प्रश्न के अंदर हम देखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि जो असुमेलित है वो है आपका मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में नहीं हुई, इसकी स्थापना 1938 में हुई। जयपुर वाला 1931 सही है, बीकानेर वाला 36 सही है, और डूंगरपुर वाला 44 सही है। प्रश्न है कि मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मारवाड़ क्षेत्र में जनजागृति जगाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जयनारायण व्यास, और जयनारायण व्यास को कहा जाता है भाई मारवाड़ का गांधी। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी। तो जयनारायण व्यास जो थे,
इनके द्वारा, इनके प्रयासों से कई संगठन बने और इन्हीं के प्रयासों से ये मारवाड़ प्रजामंडल स्थापित हुआ था। लेकिन जयनारायण व्यास ने सोचा कि मुझे तो और भी काम करने हैं, अगर मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा तो ये कागजों के अंदर उलझा पड़ूंगा। इसलिए मारवाड़ प्रजामंडल का जो अध्यक्ष जयनारायण व्यास के द्वारा बनाया गया वो थे आपके भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, भंवरलाल सर्राफ। तो भाई ये बलवंत सिंह मेहता कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता जो थे वो आपके मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष। देखो भाई एक चीज देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है माणिक्यलाल वर्मा की, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा अध्यक्ष नहीं बनेंगे। माणिक्यलाल वर्मा अध्यक्ष बनेंगे बलवंत सिंह मेहता को। इधर मारवाड़ प्रजामंडल में मुख्य भूमिका है जयनारायण व्यास की, लेकिन जयनारायण व्यास इधर अध्यक्ष नहीं बनेंगे। अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? भंवरलाल सर्राफ को। जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन में मुख्य भूमिका है जमनालाल बजाज की, लेकिन जमनालाल बजाज अध्यक्ष नहीं बनेंगे। अध्यक्ष बनाया जाएगा चिरंजीलाल मिश्र को। इसलिए ये जो नेता थे ये अपने आप को बिल्कुल फ्री रखना चाहते थे, क्योंकि और भी काम करने होते थे। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो आंसर तो होगा जयनारायण व्यास। लेकिन बात क्या है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि अध्यक्ष कौन था? आंसर होगा आपका भंवरलाल सर्राफ। तो फिर ये बलवंत सिंह मेहता कौन है? तो ये मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष है। चलो अच्छा, जमनालाल बजाज के बारे में थोड़ी बहुत बात आपको बता दूं कि जमनालाल बजाज जो है, एक तो इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का गांधी। क्या कहा जाता है भाई? मारवाड़ का गांधी। एक तो इनका ये उपनाम है। फिर इनके द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई। इनके द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई जिनमें एक नाम आता है आपका पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल, और एक बुक लिखी गई मारवाड़ की अवस्था। मारवाड़ की अवस्था। इनके द्वारा कुछ न्यूज़पेपर्स भी स्थापित किए गए, या कुछ पेपर्स इनके द्वारा पत्र पत्रिकाएं स्थापित की गई, जिनमें एक तो नाम आता है आपका आगी बाण। और आगी बाण का आप सभी को पता है राजस्थानी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था आगी बाण। दूसरा एक अंग्रेजी के अंदर निकाला करते जिसका नाम था अखंड भारत। बंबई से निकला करता था अखंड भारत। कहां से निकला करता था? बंबई से। अंग्रेजी भाषा में था, बंबई से निकला करता था। तो जयनारायण व्यास से रिलेटेड सारी जानकारी हमने देख ली। प्रश्न नंबर 14। ओहो, मारवाड़ टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया? मारवाड़ प्रजामंडल बहुत लंबे समय से संघर्ष किया। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई। अच्छा, इससे पहले 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा, 1918 में मारवाड़ सेवा संघ, 1923-24 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, 1931 में मारवाड़ यूथ लीग, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल, फिर वो भी सक्सेस नहीं हुआ तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1938, और फिर ये संगठन सफल हुआ। और मारवाड़ राज्य लोक परिषद के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर जो 2 बार लाठियां बरसाई गई, तो एक बार तो कांड हुआ आपका 28 मार्च 1942 को, चंदावल कांड, और एक कांड हुआ 13 मार्च 1947 को, डाबडा कांड। सारी चीजें मैं आपको बता चुका। अंततः इस मारवाड़ प्रजामंडल की अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि रही तो वो रही कि यहाँ के जो कार्यकर्ता थे ये मारवाड़ टेनेंसी एक्ट पारित करवाने में सफल हुए। यानी कि ये क्या थी? ये कोई गलत नहीं था, ये सफलता थी। कैसे सफलता कैसे थी? कि इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो जमींदार थे, यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने लोगों की जमीन पर अपना कब्जा किया हुआ था। इसलिए यहाँ क्या हुआ कि भूमि पर मालिकाना हक मिला। भूमि जो थी उस पर खातेदारी मिली या मालिकाना हक मिला। किससे? इस मारवाड़ टेनेंसी एक्ट से मालिकाना हक। ठीक है, कब लागू हुआ? मार्च 1949 में। अच्छा, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934। इधर मारवाड़ टेनेंसी एक्ट मार्च 1949, मारवाड़ टेनेंसी एक्ट। प्रश्न नंबर 15, गरीबों की आवाज। ये कविताएं लिखी थी भाई गरीबों की आवाज के नाम से, किसने लिखी थी? क्या सूर्यमल्ल मिश्रण ने लिखी थी? नहीं भाई, सूर्यमल्ल मिश्रण ने जो लिखी थी वो थी वीर सतसई। वीर सतसई। और ये अंग्रेजों के खिलाफ लिखी थी। 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा इसका। क्या बीरबल सिंह ने लिखी? नहीं, बीरबल सिंह जो थे वो तो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान शहीद हुए थे। अच्छा, क्या जयनारायण व्यास ने लिखी थी? नहीं भाई, जयनारायण व्यास ने भी नहीं लिखी थी। तो हमारे पास फिर एक ही चीज बचती है, आंसर होगा गणेशीलाल उस्ताद। गणेशीलाल उस्ताद जो है
ये मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्य थे और मारवाड़ क्षेत्र में लोगों में जन जागृति फैलाने के लिए गरीबों की आवाज नाम से एक काव्य संग्रह तैयार किया गया था। वो किसके द्वारा तैयार किया था भाई? ये संग्रह तैयार किया था गणेशीलाल उस्ताद। तो प्रश्न आ जाए कि गरीबों की आवाज के नाम से कौन प्रसिद्ध था? गणेशीलाल उस्ताद। कहां से रिलेटेड है? मारवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड है। अच्छा, आप सभी को पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाया था। हाँ, पंछीड़ा गीत, ये माणिक्यलाल वर्मा का है। ठीक बात है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया माणिक्यलाल वर्मा जो थे, माणिक्यलाल वर्मा ने इस प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्थापना कब हुई? 1938 में। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि माणिक्यलाल वर्मा जो है, माणिक्यलाल वर्मा इस प्रजामंडल के मंत्री बने या सचिव बने, इसके अध्यक्ष नहीं बने। तो इसका पहला अध्यक्ष कौन बना? तो इसका पहला अध्यक्ष बना बलवंत सिंह मेहता। मैंने बताया जयनारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की लेकिन अध्यक्ष नहीं बने, भंवरलाल सर्राफ बने। जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की पुनर्गठन किया लेकिन वो अध्यक्ष नहीं बने, चिरंजीव लाल मिश्र को बनाया। इधर माणिक्यलाल वर्मा ने इस प्रजामंडल की स्थापना की लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया? अध्यक्ष बनाया बलवंत सिंह मेहता को। तो इस प्रश्न का सही आंसर तो है बलवंत सिंह मेहता। अब फिर आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है भाई मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत को तो एक ही आंदोलन की वजह से जाना जाता है। इनके द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था भाई? एक ही आंदोलन 1922, नीमड़ा हत्याकांड हमने देखा। फिर मैंने आपको यह भी बताया था भाई 1929 में गांधी जी के कहने पर इन्होंने सरेंडर किया था और 1936 को इनको जेल से आजाद किया गया था। किसके सुझाव पर? तो मणिलाल कोठारी के सुझाव पर। गांधी जी के निजी सचिव थे मणिलाल जी कोठारी जी। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका। अच्छा, ये भूरेलाल भैया कौन है? तो भूरेलाल भैया जो है इस मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष है। क्या है? मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष। ठीक बात है। दूसरी बात, जब मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा को बंदी बना लिया गया था भाई अप्रैल 1939 में, अप्रैल 1938 में, तो ये प्रजामंडल स्थापित हुआ। मार्च 1938 को यानी कि अगले महीने में इस प्रजामंडल को बैन कर दिया गया और 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को देवली के ऊंचा गांव से गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ के जो आंदोलनकारी थे, यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने आंदोलन चलाने की कोशिश की, सत्याग्रह चलाने की कोशिश की और इस संदर्भ में वो गांधी जी से मिलने गए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे चलाया जाए। तो दो व्यक्ति थे, एक रमेश चंद्र व्यास और एक भूरेलाल भैया। तो भूरेलाल भैया जो उपाध्यक्ष थे, तो जब वापस आए सत्याग्रह की भावना लेकर, सत्याग्रह को सीख कर जब मेवाड़ में आए तो इनको पकड़कर डाल दिया गया कौन सी जेल में? सरड़ा का जो किला था, तो सरड़ा के किले में जो जेल थी उस किले में डाल दिया गया। और सरड़ा का जो किला था इसे कहा जाता है भाई मेवाड़ का काला पानी, मेवाड़ का काला पानी। ठीक है, तो ये पोस्टमार्टम सारे क्वेश्चनों का हमने कर दिया। हालांकि ये जो प्रश्न हमसे पूछा था कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे आपके बलवंत सिंह मेहता। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? अभी अभी तो बताया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई कब थी? पहले तो ये देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी अप्रैल 1938 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। बलवंत सिंह मेहता कौन थे? बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया कौन थे? तो फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। मोहनलाल भूरेलाल भैया कौन थे? तो ये उपाध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 18, अगला प्रश्न है आपका कि किसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? तो देखो भाई, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? अच्छा, एक बात देखो आप, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था, मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में बताया था। तो मारवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड थे जतिन दास, राजस्थान के मारवाड़ प्रजामंडल। जब गांधी जी के द्वारा 1942 में भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया, तो जोधपुर में भी आंदोलन किया गया। और जोधपुर में जब आंदोलन किया गया तो कुछ लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ पर बंद कर दिया गया था। उन लोगों में एक व्यक्ति था जो भूख हड़ताल करते हुए लगभग 10 दिन उसने भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल के कारण मारा गया। जिस प्रकार भगत सिंह के ग्रुप को बंद किया गया था और बंगाल का एक क्रांतिकारी था, नाम था उसका जतिन दास। जतिन दास जेल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ जब आंदोलन करने लगा, भूख हड़ताल करने लगा, तो वो अंग्रेजों ने उसकी एक नहीं सुनी और वो अंततः मर गया। तो वो था बंगाल का जतिन दास, वो भगत सिंह के ग्रुप का आदमी था, राष्ट्रीय स्तर का नेता था। राजस्थान में भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसने भूख हड़ताल की प्रशासन के खिलाफ
और उस व्यक्ति का नाम है बाल मुकुंद बिस्सा। तो राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? आंसर होगा बाल मुकुंद बिस्सा। यही इस प्रश्न का सही आंसर। फिर अगले ये आदमी कौन है? इनका भी तो पोस्टमार्टम करना है ना। इनका पोस्टमार्टम देखो। अमरचंद भाटिया कौन थे? तो भाई पहली बात तो ये है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो प्रथम शहीद का दर्जा जिसे दिया जाता है, पहले नंबर पे जो शहीद हुआ, सबसे पहले जो मारा गया, राजस्थान का मंगल पांडे जिसे कहा जाता है, वो व्यक्ति है आपका अमरचंद भाटिया। इसे कहा जाता है 1857 की क्रांति का भामाशाह, 1857 की क्रांति का भामाशाह। तो वो भी किसे कहा जाएगा? अमरचंद भाटिया को कहा जाएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान इसने अपना सारा पैसा तात्या टोपे और झांसी की रानी को दान देने की बात कह दी थी। दूसरा सबसे पहला शहीद है, इसीलिए इसे कहा जाएगा भाई राजस्थान का मंगल पांडे। तो ये है आपका जतिन दास, राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को। और क्रांति का भामाशाह और राजस्थान का मंगल पांडे, क्योंकि सबसे पहले मारा था क्रांति के दौरान, वो है आपका अमरचंद भाटिया। रमेश चंद जी कौन है? तो रमेश चंद जी अभी मेवाड़ में हम आगे बात करेंगे। केसरी सिंह बारट कौन है? तो आप सभी को पता है भाई केसरी सिंह बारट कौन है। तो केसरी सिंह बारट जो है शाहपुरा के निवासी थे और उन्होंने मेवाड़ के महाराणा को करजन के दरबार में रोकने के लिए चेतावनी चूंट लिखा था। और चेतावनी चूंट जो है इसमें टोटल 13 दोहे थे, 13 सोरठे थे। फिर मैं बात करूं, इनका एक भाई था, भाई का नाम था जोरावर सिंह। क्या नाम था? जोरावर सिंह। तो जोरावर सिंह का नाम किस केस में आ गया था? दिल्ली षड्यंत्र केस में। जब 1912 में दिल्ली दरबार में डिसीजन लिया गया था कि जॉर्ज पंचम के दरबार में जब डिसीजन लिया गया था कि कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, तो उसके लिए 1912 में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जुलूस का आयोजन किया गया था। और हाथी पर बैठा हुआ था आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग्स के ऊपर बम फेंकने वाला व्यक्ति कोई था, तो वो था जोरावर सिंह बारट। लेकिन जोरावर सिंह बारट पकड़ में नहीं आया, पकड़ में और आदमी आए। ठीक है, तो ये फिर बाद में जो है नाम बदलकर रहने लगे थे। और किस नाम से रहे थे? तो वो नाम है आपका अमरदास बैरागी। अमरदास बैरागी के नाम से ये फिर बेस बदल कर रहे थे। जैसे भूप सिंह, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के गुठावली गांव का रहने वाला भूप सिंह राजस्थान में विजय सिंह पथिक के नाम से रहा, उसी प्रकार जोरावर सिंह बारट नाम बदल लेता है अमरदास बैरागी। फिर केसरी सिंह बारट के बेटे थे प्रताप सिंह, ये भी एक क्रांतिकारी थे। तो ये जोरावर सिंह और प्रताप सिंह किस किस स्कूल में पढ़े हुए थे? अर्जुन लाल सेठी की जो वर्धमान स्कूल जहां पर क्रांति के गुण सिखाए जाते थे, वहां पर ये पढ़े हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया पोस्टमार्टम। प्रश्न था कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो आंसर हमारा सीधा सीधा हो गया बाल मुकुंद बिस्सा। प्रश्न नंबर 19, मेवाड़ का प्रथम सत्याग्रही किसे माना जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था भाई। देखो इस प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हैं पहले। तो पोस्टमार्टम क्या है? पोस्टमार्टम यह है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई भाई अप्रैल 1938 को। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मेवाड़ में प्रजामंडल बन गया भाई। किसके प्रयास से बना? माणिक्यलाल वर्मा के प्रयास से। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो भूरेलाल बया थे। ठीक है, आगे क्या हुआ कि आगे, एक मिनट भाई, क्लास में हूं भी, बाद में करता हूँ, क्लास में हूं भी। ठीक है, देखो आप फिर क्या हुआ, फिर आया अगला महीना यानी कि मई का महीना। अप्रैल के बाद मई का महीना है ना। मई 38 में इस प्रजामंडल पर क्या लगा दिया भाई? प्रतिबंध। इस प्रजामंडल को बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिए गए। उसके बाद 1939 में जब माने नहीं विजय सिंह माणिक्यलाल वर्मा, प्रतिबंध लगने के बाद भी नहीं माने, तो फिर क्या किया गया भाई? इनको जेल में डाल दिया गया, इनको बंद कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। इस जेल बंदी के खिलाफ वहां पर सत्याग्रह चलाया गया। क्या चलाया गया भाई? सत्याग्रह चलाया गया। उस सत्याग्रह को सीखने के लिए गांधी जी से मिलने के लिए 2 आदमी गए थे। एक तो भूरेलाल बया गया था और एक रमेश चंद्र व्यास गया था। फिर मैंने बताया था कि जब ये दोनों वापस लौटे तो प्रशासन ने भूरेलाल बया को तो पकड़ लिया था और सराड़ा की जेल में डाल दिया था। फिर बचा कौन? तो फिर बचा आपका रमेश चंद्र व्यास। तो रमेश चंद्र व्यास जो है, रमेश चंद्र व्यास आपका मेवाड़ का प्रथम सत्याग्रही माना जाता है। ठीक है, विजय सिंह पथिक का तो मैंने आपको बताया, वास्तविक नाम इनका भूप सिंह था। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ स्थापित किया। फिर इसको 1920 में राजस्थान सेवा संघ को यहां पर लाए। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान के किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है।
किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा। प्रश्न था सत्याग्रही कौन था मेवाड़ का पहला? देन आंसर होगा हमारा रमेश चंद्र व्यास। प्रश्न नंबर 20 हमारे सामने है कि वर्ष 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ भाई, बिल्कुल सही है। स्थापना 1938 में हो गई थी, लेकिन पहला अधिवेशन हुआ 1941 में। तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ पहला, इस प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? प्रश्न पूछ रहा है उद्घाटन किसने किया। देखो आप समझो बात को, मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ वो हुआ कहां पर? वो हुआ भाई शाहपुरा हवेली। कहां पर हुआ? शाहपुरा हवेली। शाहपुरा हवेली कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर की शाहपुरा हवेली में हुआ। अच्छा, इस प्रथम अध्यक्ष के अधिवेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो माणिक्यलाल वर्मा पहली बार अगर इसके अध्यक्ष बने थे तो इस प्रथम अधिवेशन में बने थे। माणिक्यलाल वर्मा इसके अध्यक्ष बने थे पहली बार। बात हो रही है कि उद्घाटन किसने किया, तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी, आपको ये भी पता होगा भाई कौन थे? भाई ये कौन थे? तो ये थे जब देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय 1947 में कांग्रेस का जो अध्यक्ष था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, तो जेबी कृपलानी वो व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कई मोमेंटों में इनकी भूमिका है। देश की आजादी के समय कौन था? यही थे कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, तो ये इस सम्मेलन के अध्यक्ष करता थे, यानी कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ मेवाड़ प्रजामंडल का, उसका उद्घाटन अगर किसी ने किया तो उनका नाम है आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, जब उद्घाटन किया गया उसी समय और भी कुछ लोग मौजूद थे। अन्य लोग कौन कौन मौजूद थे? तो एक नाम आता है आपका विजय लक्ष्मी पंडित। देखो कितने बड़े बड़े लोग यहां पर आए, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, दूसरा और कौन थे? तो फिर नाम आएगा आपका मोहनलाल सुखाड़िया। भाई मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के, आधुनिक राजस्थान के निर्माता है और राजस्थान में सबसे लंबे समय तक अगर किसी ने सफल राजनीति की, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे तो ये आपके मोहनलाल सुखाड़िया। बाद में और केंद्र के पदों पर भी ये लोग गए। तो मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो उस समय युवा नेता थे, छात्र नेता थे और पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से, यानी कि आचार्य जेबी कृपलानी से मिले, विजय लक्ष्मी पंडित से मिले। तो ये पूरा का पूरा सीन है। पहला अधिवेशन 1941 में हुआ था शाहपुरा हवेली में, अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, लेकिन इसका उद्घाटन जेबी कृपलानी ने किया था। तो फिर भाई मैंने यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों लिखा? आपको पता है कि मैं कोई प्रश्न अगर आपसे करवाता हूं, अगर प्रश्न यहाँ पर दे रहा हूं, इसका मतलब कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। तो उसका लॉजिक ये है भाई, इस प्रश्न का तो आंसर जेबी कृपलानी, ये तो राइट है। यहाँ पर मैंने जवाहरलाल नेहरू जो दिया है आपको ऑप्शन, एक बार जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखो। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या हुआ? 1945 में एक संगठन था अपना, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी, जिसका नाम है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। एक संगठन था केंद्रीय स्तर का, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का, इसका 7वां जो अधिवेशन था या 7वां सम्मेलन था, 7वां अधिवेशन या 7वां सम्मेलन जो था वो हुआ था आपके उदयपुर में। कहां पर हुआ था? उदयपुर में। तो ये प्रश्न आ सकता है भाई कि 1945 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन कहां हुआ था? तो वो हुआ था उदयपुर में। और इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें सम्मेलन में अगर कोई अध्यक्ष था तो अध्यक्ष का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर था वो तो जेबी कृपलानी था और जवाहरलाल नेहरू। ये वाला पूरा मामला मैंने आपको बताया, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद वाला। प्रश्न नंबर 21, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में किसके द्वारा की गई थी? मैंने आपको बताया बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के बारे में बताया। देखो सबसे पहले तो देखो 1936 में मग्घाराम वैद्य के द्वारा, किसके द्वारा? मग्घाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन धीरे धीरे प्रजामंडल का जो है वो अस्तित्व कम हो गया था, इसलिए 1942 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल के द्वारा एक संगठन बनाया गया। इस संगठन का नाम था बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। रघुवर दयाल गोयल के द्वारा संगठन बनाया गया बीकानेर राज्य प्रजा परिषद।
इस बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का 1946 में राय सिंह नगर गंगानगर में एक सम्मेलन हुआ। अभी अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, राय सिंह नगर गंगानगर, और यहाँ पर गोलीबारी हुई जिसमें बीरबल नाम का व्यक्ति मारा गया। तो बीरबल सिंह मारा गया और इसकी स्मृति में बीरबल दिवस मनाया गया था 17 जुलाई 1746 को। ये 3 बार मैं आपको बता चुका, ये प्रश्न आ सकता है। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना पूछ रहा है 1942 में किसके नेतृत्व में की गई थी? तो आंसर होगा भाई रघुवर दयाल गोयल। और बीरबल सिंह मैंने ऑप्शन में क्यों दिया है, अब दोबारा पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे चलो। प्रश्न नंबर 22, किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? तो देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर एक चीज बताता हूं। देशी रियासतों के जो राजा थे वो ये नहीं चाहते थे कि जनता हमारे खिलाफ कोई संगठन बनाए, इसलिए 4 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई। कौन कौन से? देखो भाई, एक तो आपका सिरोही प्रजामंडल। इस सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई, इसकी स्थापना हुई थी बंबई में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? बंबई में। वृद्धिशंकर त्रिवेदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? वृद्धिशंकर त्रिवेदी के द्वारा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि उसके बाद आपका भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी, और रेवाड़ी कहां पर है? हरियाणा में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सब आपका बीकानेर प्रजामंडल। इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में नहीं हुई थी, 1936 में कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता के रत्नीबाई ट्रस्ट के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे मैं बात करूं तो आगे हम देखते हैं एक प्रजामंडल आपका जैसलमेर प्रजामंडल। इस जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी भाई, जोधपुर। तो ये 4 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई। इन 4 में से भी ये जो 3 है, सिरोही प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल, इन तीनों की तो आउट ऑफ राजस्थान हुई, आउट ऑफ राजस्थान में। 4 प्रजामंडल ऐसे थे जिनका निर्माण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हुआ। उनमें से 3 ऐसे थे जिनका तो आउट ऑफ राजस्थान हुआ, और एक आपका जैसलमेर था जो राजस्थान से बाहर नहीं हुआ लेकिन जोधपुर में हुआ। ठीक है, देखो आप, तो किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? कलकत्ता 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 कब हुई थी? 1936 में। किसके द्वारा हुई थी? मग्गाराम वैद्य के द्वारा। आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो अब एक बार मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। एक बार यहां पर एक छोटा सा पोस्टमार्टम अपन करते हैं। देखो, जैसलमेर प्रजामंडल है, इस जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो भाई आंसर होगा 1945। ठीक है, किसके द्वारा की गई? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई मीठालाल व्यास के द्वारा। मान लो गलती से पूछ ले आपसे, मीठालाल व्यास के द्वारा। फिर आपका अगला है सिरोही प्रजामंडल। भाई सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होने में तो 1934 में हो गई थी बंबई में, वृद्धिशंकर त्रिवेदी के द्वारा, लेकिन दोबारा ढंग से जब ये बना तो 1939 में। और 1939 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजस्थान का गांधी, क्या नाम है? गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। हम बात करें बीकानेर प्रजामंडल तो भाई 1936 कलकत्ता में। किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा मग्घाराम वैद्य, मग्घाराम वैद्य। फिर बात करें भरतपुर प्रजामंडल, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। किसके द्वारा? तो यहाँ कई सारे आदमी थे, जिनमें मेन जो व्यक्ति था जो इसका अध्यक्ष बना था उसका नाम था गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। और कौन कौन आदमी था? जैसे किशनलाल जोशी थे, मास्टर आदित्येंद्र था, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, वो भी इससे रिलेटेड थे। तो ये एक बार ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 23, आजादी के दीवाने किताबें हैं भैया, और एक है जैसलमेर में गुंडा राज। इनके लेखक कौन है? किसने लिखा था? तो क्या जयनारायण व्यास ने लिखा? नहीं, अभी अभी मैंने बताया कि जयनारायण व्यास की जो किताबें हैं वो तो एक तो पोपाबाई की पोल, एक मारवाड़ की अवस्था। इनकी जो पत्रिकाएं हैं उनके अंदर अखंड भारत, नवीन राजस्थान, आगी बाण, वो पत्र पत्रिकाएं हैं।
क्या सागरमल गोपा? बिल्कुल। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सागरमल गोपा। देखो भाई क्या मामला है, फिर रघुवर दयाल, सॉरी इधर देखो एक बार एक बार देखो, सागरमल गोपा जो है ना, सागरमल गोपा के द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई थी, 3 पुस्तकें लिखी गई थी। एक पुस्तक जिसका नाम है जैसलमेर में गुंडाराज, एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है आजादी के दीवाने, और एक पुस्तक लिखी गई रघुवीर सिंह का मुकदमा। रघुवीर सिंह का मुकदमा। रघुवीर सिंह कौन था? रघुवीर सिंह जी जैसलमेर क्षेत्र में एक क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति थे, और रघुवीर सिंह जी के द्वारा माहेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना की गई थी, क्रांतिकारी संगठन था। बाद में जैसलमेर रियासत ने रघुवीर सिंह को पकड़कर जेल में डाल दिया, और उनके ऊपर क्या चला दिया? उनके ऊपर एक मुकदमा चला दिया। उसको प्रकाश में लाने का काम किया सागरमल गोपा ने। जैसलमेर क्षेत्र में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सागरमल गोपा, और उन्होंने वहां के राजा के खिलाफ, वहां के प्रशासन के खिलाफ जितना लिखा उतना किसी ने नहीं लिखा। जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने, और रघुवीर सिंह का, रघुवीर सिंह नहीं रघुनाथ सिंह है ये, रघुनाथ सिंह जी, तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये रघुनाथ सिंह का मुकदमा भी इनके द्वारा लिखा गया। इस कारण जब प्रशासन का विरोध इनके द्वारा अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी किताबों के, अपनी लेखनी के माध्यम से किया गया, तब क्या हुआ? तब जैसलमेर वालों ने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया, और फिर बाद में एक पुलिस वाला था जिसका नाम था गुमान सिंह। गुमान सिंह, इस गुमान सिंह के द्वारा इनको तेल डालकर इसको जला दिया, तो तेल पटक कर इनको, तेल छिड़क कर जला दिया गया। बाद में गोपाल स्वरूप पाठक समिति बनी, और फिर उस समिति ने डिसीजन दिया कि साहब इन्होंने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी, जबकि क्या किया था? गुमान सिंह ने तेल डाल के जला दिया था। प्रश्न नंबर 24 की किस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर नहीं हुई? राजस्थान से बाहर नहीं हुई। मैंने आपको बताया कि सिरोही प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल और भरतपुर प्रजामंडल, ये 4 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हुई। फिर मैंने बताया था कि इनमें से 3 ऐसे हैं जिनकी तो प्रॉपर राजस्थान से बाहर ही हुई। जैसे सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई भाई? इसकी स्थापना हुई बंबई में। अगला बीकानेर प्रजामंडल, मैंने बताया बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई, रत्नीबाई ट्रस्ट में। फिर मैंने बताया आपको भरतपुर प्रजामंडल, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? तो मैंने बताया रेवाड़ी हरियाणा में। और फिर अगला है जैसलमेर, तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? मैंने बताया था जोधपुर में हो गई थी, जोधपुर। तो इनमें से राजस्थान से बाहर किसकी नहीं हुई? ये तो राजस्थान से बाहर है, बंबई राजस्थान से बाहर है, रेवाड़ी हरियाणा राजस्थान से बाहर है, जोधपुर राजस्थान में ही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका जैसलमेर प्रजामंडल। लास्ट प्रश्न है आज का, और वो प्रश्न है कि डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले तो समझो कि 1944 में इस डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी समझो, स्थापना में मुख्य भूमिका थी भाई भोगीलाल पंड्या की। भोगीलाल पंड्या, वागड़ का गांधी इसे कहा जाता है। तो क्या हीरालाल शास्त्री थे क्या? तो भाई हीरालाल शास्त्री तो जयपुर से रिलेटेड कहाँ होंगे? ठक्कर बापा, ठक्कर बापा भाई हालांकि आदिवासियों के मसीहा थे ठक्कर बापा, और ठक्कर बापा की सिफारिश ही थी जो मेड़ाओं का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था वो वापस लिया गया था, तो आदिवासियों का मसीहा इनको कहा जाता है। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट, अरे भाई ये तो सिरोही प्रजामंडल से रिलेटेड है, राजस्थान का गांधी इनको कहा जाता है। तो फिर अपने पास केवल एक ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन है मास्टर शिवराम कोटड़िया। मास्टर शिवराम कोटड़िया। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना तो किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांडे के द्वारा, लेकिन इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? शिवराम कोटड़िया को बनाया गया था। ठीक है साथियों, तो ये प्रजामंडल से रिलेटेड आपके सभी प्रश्न लगभग हो गए कवर, और ये प्रजामंडल के जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए, अगर ये आपने ढंग से देख लिए तो आपका प्रजामंडल का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है साथियों। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपका डूंगरपुर प्रजामंडल है, डूंगरपुर प्रजामंडल,
इस डूंगरपुर प्रजामंडल से रिलेटेड 3 कांड हुए। 3 कांड कौन कौन से हुए? तो एक कांड तो हुआ आपका शेर कटारा, एक पूनावाड़ा और एक रास्तापाल कांड। और इनमें क्या क्या है? ये 1946 का है और दोनों 1947 के हैं। शेर कटारा में क्या था भाई? शेर कटारा की घटना ये थी कि वहां अकाल पड़ने के बावजूद भी लोगों से जबरन कर वसूल किया जा रहा था। तो देवाराम नाम का एक व्यक्ति था जिसने प्रशासन का विरोध किया था, राजा महाराजाओं का विरोध किया था और उसको मार दिया गया था। तो वो तो था आपका शेर कटारा कांड। फिर एक मास्टर शिवराम नाम का एक व्यक्ति था जो अंग्रेजों की इच्छा के खिलाफ, भाई राजा और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि इन गरीबों आदिवासियों के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर अपना हक मांगेंगे, तो फिर उनकी नेतागिरी कैसे चलेगी? इसलिए पूनावाड़ा क्षेत्र में पूरे डूंगरपुर रियासत के अंदर इन आदिवासियों की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और जो व्यवस्था कर रहा था उनको भी परेशान किया जा रहा था। तो शिवराम नाम के एक माड़ साहब थे, माड़ साहब ने पढ़ाने का काम किया, अंग्रेजों ने, पुलिस ने आकर उनको मार दिया। इनमें सबसे फेमस कांड कौन सा रहा? इनमें सबसे फेमस कांड रहा आपका रास्तापाल कांड। आप सभी को पता है कि एक अध्यापक जिसका नाम था नानजीभाई खांट, नानजीभाई खांट, और एक अध्यापक जिसका नाम था सेंगा भाई। क्या नाम था? सेंगा भाई। तो नानजीभाई खांट को तो अंग्रेजों ने मार दिया और सेंगा भाई को जो है वो गाड़ी के पीछे बांध कर घसीट रहे थे। तभी एक बच्ची आती है 13 साल की, इसका नाम है काली बाई। कौन आती है भाई? काली बाई। और काली बाई के द्वारा क्या किया गया? उस रस्सी को काटकर अपने गुरुजी को बचाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने काली बाई और सेंगा बाई की भी छाती छलनी छलनी कर दी, इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये काली बाई वाली जो घटना है, काली बाई कहाँ, कौन से जिले से रिलेटेड करती है भाई? ये है आपकी डूंगरपुर की काली बाई। और गेप सागर जो झील है उसके किनारे पर ये बना हुआ है। ठीक है भाई, चलो ये हमारा प्रजामंडल वाला जो है वो पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ये डूंगरपुर प्रजामंडल, सारे प्रजामंडल हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन, राजस्थान का एकीकरण, और हमारा आधुनिक राजस्थान कंप्लीट।